गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द बिहार पुलिस जीके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए जिनका भी एग्ज़ाम 11 अगस्त, 18 अगस्त और यहाँ पर 18 अगस्त, 21 अगस्त और 25 और 28 अगस्त को है, उनके लिए ये रामबाण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे और सभी प्रश्न जो है चैप्टर वाइज होंगे। चैप्टर वाइज इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का समय जो है काफ़ी कीमती है, इसलिए वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर यहाँ पर दिया गया है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, तो सेरीकल्चर जो है वो यहाँ पर रेशम से संबंधित है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे, व्याख्या सहित है, ठीक है। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अन्य प्रमुख क्षेत्र एवं उससे संबंधित विषय यहाँ पर दिए गए हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती है, ठीक है। पीसी कल्चर मछली उत्पादन कहलाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन और वर्मी कल्चर केंचुआ पालन और हॉर्टिकल्चर बागवानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो फाइकोलॉजी जो हो जाएगा यहाँ से शैवाल का अध्ययन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ वनस्पति विज्ञान की शाखाएं निम्नवत हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइकोलॉजी यहाँ पर हम देख ही लिए शैवाल के अध्ययन को कहते हैं। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है। और मार्फोलॉजी पादप की आकारिकीय संरचना का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पैलिएंटोलॉजी किसका अध्ययन है, तो पैलिएंटोलॉजी जो है यहाँ पर जीवाश्मों का अध्ययन है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत जीवों, जंतु व पादप के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्वर्णिम क्रांति जो है उद्यान कृषि से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इसके हम लोग व्याख्या देखेंगे। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं निम्नवत है। स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्य उत्पाद से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। चलिए और देखेंगे, स्वर्णिम क्रांति शहद उत्पादन, मधुमक्खी पालन तथा बागवानी उद्यान कृषि से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है 5 नंबर, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान के जो है यहाँ पर फ्लोरिकल्चर कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। फ्लोरिकल्चर जो है वो फूलों के संवर्धन से संबंधित विज्ञान है। ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती से संबंधित विज्ञान है। और पोमोलॉजी फलों और उनकी खेती का अध्ययन है, ठीक है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपी कल्चर, ठीक है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपी कल्चर है। जीव विज्ञान की कुछ अन्य महत्वपूर्ण शाखाएं तथा उनसे संबंधित विषय वस्तु निम्न है, जैसे सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम कीट पालन का अध्ययन। वर्मी कल्चर केंचुओं के पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्रेस्टोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी जो है के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर घास का अध्ययन किया जाता है। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। एग्रेस्टोलॉजी पादप विज्ञान की शाखा है। इसमें घास और उसके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। पादपों का अध्ययन पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान बोटनी के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। तो रेशम के कीड़े का पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है तथा मछली पालन पीसी कल्चर कहलाता है। सिल्वीकल्चर यहाँ पर वन्य जीवों के आवास, सौंदर्य शास्त्र और लकड़ी उत्पादन जैसे वांछित परिणामों के लिए वनों के प्रबंधन की कला और विज्ञान है। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, नेफ्रोलॉजी जो है यहाँ पर ए ऑप्शन गुर्दे का अध्ययन है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। नेफ्रोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द नेफ्रोस और लॉजी से मिलकर बना है। नेफ्रोस का मतलब होता है किडनी
और लॉजी का अर्थ होता है का अध्ययन, अर्थात नेफ्रोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ किडनी यानी गुर्दे का अध्ययन होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका दूसरा चैप्टर है कोशिका सिद्धांत, संरचना या कार्य से संबंधित। ठीक है, चलिए ये प्रश्न बिहार पुलिस 7 अगस्त को पूछा भी गया था। देखते हैं क्या प्रश्न था। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर, ठीक है, पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। जो जो एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, यह कोशिका का श्वसन स्थल है। इसमें ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। चलिए नेक्स्ट है, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबेरिन। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ सुबेरिन होता है। पौधों की वृद्धि होने पर उनके तने का अधिचर्म गौण विभाजितक की पतली पट्टी से प्रतिस्थापित हो जाता है जिन्हें कॉर्क कोशिकाएं कहते हैं। सुबेरिन वसायुक्त पदार्थ की मोटी परत होती है जो कॉर्क कोशिकाओं को पानी और गैसों के लिए अपारगम्य बनाती है। अतः इनसे पौधों के शुष्कीकरण, संक्रमण तथा यांत्रिक क्षति से सुरक्षा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए इसका व्याख्या देखें हैं। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड के कार्य निम्न है। इसका कार्य देखेंगे तो यह आंत से वसा का अवशोषण में शामिल है। यह झिल्ली की पारगम्यता को नियंत्रित करता है। यह विभिन्न प्रकार के लाइपोप्रोटीन, प्रोस्टासाइक्लिन और प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन संश्लेषण में मदद करता है। चौथा है यहाँ पर, यह कोलेस्ट्रॉल के परिवहन और हटाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है? तो कोशिका में राइबोसोम का कार्य जो होता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या देखेंगे, राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्लों के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। इसकी खोज सर्वप्रथम पोलैंड ने 1955 में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका में सूत्रकणिका का कार्य क्या है? तो कोशिका में सूत्रकणिका का कार्य जो हो जाएगा ऊर्जा पैदा करना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। इसका व्याख्या देखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचना पाई जाती है जिन्हें सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य सभी खाद्य पदार्थों, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण करने के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करना है। इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, कहते हैं। और ये 7 अगस्त को पूछा भी गया है। यह ऊर्जा एनोडिसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी, ठीक है, के रूप में होती है तथा इसका निर्माण एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडीपी तथा एवं अकार्बनिक फॉस्फेट पी के संयोग से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली करता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखेंगे, कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन करती है। यह प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली के रूप में होती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह जंतु तथा वनस्पति दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट है, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होती है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं एवं अंतःप्रद्रवीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं कि झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छे में बिखरे मिलते हैं
पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहलाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस को कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है, क्योंकि यह जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। केंद्रक की खोज, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है 7 अगस्त को। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। केंद्रक में पतली पतली धागे जैसी रचनाएं पाई जाती है, जिसे क्रोमैटिन तंतु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए यहाँ से जो है नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 18 नंबर प्रश्न, प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेल भित्ति। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। तो प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति या सेल वॉल कोशिकांग नहीं पाया जाता है। ठीक है, जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव परागम्य तथा मोटी परत पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? ये प्रश्न बिहार पुलिस यहाँ पर 7 अगस्त को ही पूछा गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यहाँ से लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों लाइसो और सोम से बना है। लाइसो का अर्थ है पाचक तथा सोम का अर्थ है कार्य, यानी लाइसोसोम का अर्थ है पाचक कार्य। ठीक है, इसकी खोज लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने की थी। ठीक है, यह एकुल झिल्ली आबंध कोशिकांग है, जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोजेल एंजाइम पाए जाते हैं। यह सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काइटिन हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव काइटिन है। ठीक है, कवक यूकैरियोटिक जीव है, जिनमें संवहनी उत्तक तथा हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। इस संघ के अंतर्गत यीस्ट यानी कवक एवं मोल्डस जैसे सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है। कवक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय कवकों का संपूर्ण शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में विकसित होता है। इसके विपरीत बहुकोशिकीय कवकों का संपूर्ण शरीर धागे के समान होता है, जिन्हें हाइफे कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसमें न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया अधिकांश यूकैरियोटिक जीवों में पाई जाने वाले एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं और अनिवार्य रूप से कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। 22 नंबर, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 80S, 70S और 70S। ठीक है, चलिए राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बनी दानेदार संरचनाएं हैं। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S होते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70S होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम 70S के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मिलान करना है यहाँ पर, चलिए मिलान कर लेते हैं। चलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो दोहरी झिल्ली का बना होता है। ठीक है, चलिए राइबोसोम जो होता है झिल्ली विहीन होता है और यहाँ पर लाइसोसोम एकल झिल्ली से बना होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 3, 1, 2। चलिए इसका यहाँ पर दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली, राइबोसोम झिल्ली विहीन और लाइसोसोम एकल झिल्ली। चलिए नेक्स्ट है,
कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतु कोशिका में। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि पादप, जीवाणु और कवक में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। पौधे, जीवाणु और कवक के जीव द्रव झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय बृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, ग्लैक्टोन्स, मेम्ब्रेन्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि यहाँ से पौधों में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और व प्रोटीन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से नेक्स्ट है, कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हेबरलैंड है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। तो कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हेबरलैंड सजीवों की प्रत्येक कोशिका में उस जीव के सभी लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता ही कोशिकीय पूर्ण सख्तता कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से कोशिका भित्ति हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या यहाँ पर दिया गया है, कोशिका भित्ति पादप कोशिकांग तथा जंतु कोशिका में विभेदन करता है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में केंद्रक केंद्र में होता है, जबकि जंतु कोशिका में परिधीय कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राइबोसोम पादप कोशिका में कोशिका द्रव में मुक्त अवस्था में रहते हैं तथा जंतु कोशिका में केंद्रक में पाए जाते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर, डैश कोशिकांग में डीएनए होता है। यहाँ पर केंद्रक में डीएनए होता है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कोशिका में डीएनए न्यूक्लिक एसिड केंद्रक में पाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त यह सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाला तंतुनुमा अणु है, जो वंशानुगत सामग्री या आनुवांशिक निर्देशों को माता पिता से संतानों तक ले जाने या प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके रूप चित्र की खोज 1953 में अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा की गई थी। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। सही क्रम चुनना है। यहाँ से कोशिका हो जाएगा, फिर उत्तक हो जाएंगे, फिर अंग और फिर अंग प्रणाली। इसका व्याख्या देखते हैं। तो मानव शरीर में अंग प्रणाली का सही क्रम उत्तक, फिर अंग प्रणाली, क्योंकि कई कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है तथा कई उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेवियर विचेट ने किया था। नेक्स्ट है, कोशिका में निम्नलिखित में कौन सी पाचन थैली डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरा थैली जैसी संरचना होती है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम हैं, इसलिए इसे पाचन थैली भी कहा जाता है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नोट, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका एनिमल सेल से अलग पहचाना जा सकता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग पहचाना जा सकता है। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारगम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। वनस्पति कोशिका में यह कोशिका झिल्ली के बाहर किंतु जीवाणु में स्लाइम परत के नीचे हो रहती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेंटिडोग्लाइकन की कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज या पेक्टिन तथा अन्य विकसित पौधों में सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका एनिमल सेल में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, किंतु पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? यहाँ पर केंद्रक झिल्ली हो जाएगा। इसका व्याख्या देखेंगे। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जो एक कोशिकीय जीवों का निर्माण करती है। इसकी संरचना साधारण होती है, इसमें केंद्रक व उपांग उपस्थित नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मियोसिस अर्धसूत्री फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है। इसका व्याख्या देखेंगे। मियोसिस एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। इसमें अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिकाएं पैदा होती है। मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है। इसमें गुणसूत्रों का ह्रास होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में होते हैं। नेक्स्ट है तारक रश्मियाँ निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारकाय से। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। तारकाय केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाने वाली वेलन जैसी संरचना होती है। तारकाय के 2 प्रमुख भाग होते हैं, सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फियर। सेंट्रियोल के ही चारों ओर धागे की तरह तारक रेशमियाँ निकलती है। तारक कोशिका विभाजन में मदद करती है। तारकाय की खोज बोवेरी ने 1888 में किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कोशिका विभाजन के 2 प्रकार होते हैं। पहला है समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं तथा आनुवांशिक गुणों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है राइबोसोम में होता है। इसका व्याख्या देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जीवाणु, हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के समय कई राइबोसोम mRNA के ऊपर एकत्र रहते हैं, इस समय इन्हें पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। अब हम लोग उत्तक यानी टिश्यू से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बनने वाले हैं उसी को कवर करेंगे। तीसरा चैप्टर है, तो यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक को अंतरकेशीय क्षेत्र बड़ा होता है? कौन से उत्तक का अंतरकेशीय क्षेत्र बड़ा होता है? यहाँ पर पैरेन्काइमा हो जाएगा। ठीक है, इसका व्याख्या देखेंगे। तो जीवाणु कवक शैवाल की तुलना में पैरेन्काइमा उत्तक की कोशिकाओं में बड़े अंतरा कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं की निरृक्तिकाओं में जल की मात्रा प्रचुर में होती है। पैरेन्काइमा उत्तक कोशिका में सघन कोशिका द्रव एवं एक केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। पैरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं जो संग्रह और सहारे से लेकर प्रकाश संश्लेषण और फ्लोएम लेडिंग तक के विभिन्न कार्य करती है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से एधा यानी कैम्बियम। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। इसका व्याख्या देखेंगे तो किसी पौधे के मोटाई में जब वृद्धि होती है
तो उसे द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। यह एक बीज पक्षी में अनुपस्थित होता है। यह वृद्धि दो उत्तकों संवहन एधा तथा एधा कॉर्क के द्वारा संपन्न होती है। नोट: हैबरलैंड को पादप उत्तक संवर्धन का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। डीएनए किसमें पाया जाता है? तो डीएनए जो है यहाँ पर केंद्रक में पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका व्याख्या देखेंगे तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक के बाहर होती है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। यहाँ से डीएनए का कार्य माता पिता के लक्षणों को संतान में लाना है, जबकि आरएनए का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। डीएनए में थाइमीन बेस होता है, वही आरएनए यूरासिल बेस होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, डीएनए का क्रियात्मक इकाई है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा जीन। ठीक है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन होता है। यह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन जो बना होता है एमिनो एसिड से बना होता है। इसका व्याख्या देखेंगे, प्रोटीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणु से मिलकर होता है। प्रोटीन मुख्यतः एमिनो एसिड से बना होता है। एमिनो अम्ल जैविक यौगिक है जिसमें दोनों कार्यात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल बॉन्ड COOH और एमाइन सिंगल बॉन्ड NH2 होते हैं। एमिनो अम्ल पेप्टाइन बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूसीन। ल्यूसीन एक आवश्यक एमिनो एसिड है। आवश्यक एमिनो अम्ल वे होते हैं जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता है। ये आहार से प्राप्त होते हैं, जैसे वैलिन, आइसोल्यूसिन और अर्जिनिन, ल्यूसीन, थ्रियोसिन आदि। अनावश्यक एमिनो अम्ल जैसे एलेनिन, सेरीन, ग्लूटामिन, सिस्टीन आदि वे एमिनो अम्ल है जिन्हें हमारा शरीर बनाता है। नेक्स्ट है, जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वे कहलाते हैं, तो राइबोसोम्स कहलाते हैं, राइबोजाइम्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ से जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो राइबोजाइम्स कहलाते हैं। यह उत्प्रेरक का कार्य करते हैं जिससे जीवाणु में ट्रांसलेशन होता है। यह पॉली एमिनो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, तो गुआनिन और साइटोसिन जो है 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। इसका व्याख्या देखेंगे तो डीएनए में 4 प्रकार के क्षार उपस्थित होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एडेनिन तथा थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जबकि गुआनिन एवं साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। चलिए अब हम लोग अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए तो 44 नंबर प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे जो होते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका व्याख्या देखेंगे, किसी पौधे के वर्धी भागों जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा नया पौधा तैयार होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह अलैंगिक जनन का ही एक रूप है जिसमें पौधों के केवल वर्धी भाग ही हिस्सा लेते हैं। इस विधि से उत्पन्न सभी पौधे अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं, जैसे गन्ना, गुलाब और अंगूर। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीजे मेंडल को। ठीक है, चलिए अनुवांशिकी का जनक जो है जीजे मेंडल यानी ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों की संरचना
अनुवांशिकी कहलाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा XY, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका व्याख्या देखेंगे तो मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े को अलिंग गुणसूत्र तथा अंतिम 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। द्विगुणित अवस्था में मादा का लिंग गुणसूत्र XX तथा नर का लिंग XY होते हैं। नर के इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग निर्धारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जब DNA निर्भर RNA पॉलीमरेज बहुकलन होते हैं तो उसकी दिशा डैश होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दिशीय 5 से 3 होती है। जब DNA निर्भर RNA पॉलीमरेज बहुकलन होता है तो उसकी दिशा एक दिशीय 5 से 3 होती है। यह प्राकृतिक द्विशाखा पर कुछ जटिलता पैदा करती है। नेक्स्ट है, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को 7 जोड़ी विपर्यास लक्षणों का अध्ययन किया। ये विशेषक थे। पहला है बीज का रूप, दूसरा है बीज पत्रों का रंग, तीसरा है बीज वर्ण का रंग, चौथा है फली का रूप, पांचवा है फली का रंग और यहाँ पर फूल की स्थिति, और सातवां है पौधे का आकार यानी तने की लंबाई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 49 नंबर प्रश्न है, DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। तो यहाँ से बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। इसका व्याख्या देखेंगे तो DNA के किसी एक क्षार युग्म या न्यूक्लियोटाइड क्रम में होने वाले परिवर्तन बिंदु परिवर्तन कहलाता है। बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण हंसियाकार कोशिका और रक्तता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:1 के रूप में प्राप्त हुए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका व्याख्या देखेंगे, व्याख्या देखते हैं इसका। मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे तथा पुनः F1 पीढ़ी के 2 पौधों का संकरण किया गया तथा तब F2 पीढ़ी के पौधे या लंबे या बौने थे। लंबे तथा बौने पौधे का अनुपात 3:1 था। कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, अर्थात लंबे या बौनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर मेंडल हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका व्याख्या देखेंगे, अनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया के ग्रेगर जोहान मेंडल ने दी, इसलिए इन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकता शब्द के जनक विलियम बेटसन है, ठीक है। जीवों में जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं तथा इनके अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए यहाँ से जो है अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। तो यहाँ पर एसेंट्रिक कहलाते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका व्याख्या देखेंगे तो गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वे एसेंट्रिक यानी अकेंद्री गुणसूत्र कहलाते हैं। जब गुणसूत्र किसी एक किनारे पर हो तो उसे टेलोसेंट्रिक कहते हैं। किसी स्थान पर गुणसूत्र बिंदु जिसमें एक गुणसूत्र का भाग बड़ा तथा दूसरा भाग छोटा हो तो गुणसूत्र का प्रकार एक्रोसेंट्रिक कहलाता है। जोड़ों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों को द्विगुणित कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर हरगोविंद खुराना ने किया था। इसका व्याख्या देखेंगे तो जेनेटिक कोड यानी अनुवांशिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना, मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट ड्यूबल होली के नेतृत्व में 3 शोधक समूहों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई थी। कोड DNA
और पूरक mRNA पर मौजूद एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है जो एक विशिष्ट एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है, आनुवांशिक कोड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो एसिड के क्रम को निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, तो यहाँ पर मेंडल ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका व्याख्या देखेंगे तो गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था। मेंडल एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग कर आनुवांशिकता के नियमों का समप्रमाण प्रतिपादन किया था। गैमीट की शुद्धता के नियमानुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के दो पौधे या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में संकरण पौधे प्राप्त होते हैं, परंतु इनकी दूसरी पीढ़ी F2 में पौधों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेटिक्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं, वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसके कारण होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र के 2 स्थान पर 3 स्थान XXY होते हैं, जिससे केंद्रक में 47 क्रोमोसोम गुणसूत्र हो जाते हैं। इनमें से एक अतिरिक्त X गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण वृषण होते हैं, पर उनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं। ऐसे पुरुष नपुंसक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल की आकृति। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, जॉर्ज मेंडल ने मटर पर किए गए प्रयोग में 14 असली प्रजनन वाले मटर के पौधों की किस्मों को जोड़े के रूप में चुना जो विपरीत लक्षणों वाले थे। इसमें उन्होंने बीज के रंग, फूल की स्थिति, पौधे की ऊंचाई व रंग का चयन किया था, जबकि फूल की आकृति का चयन नहीं किया था। नेक्स्ट है, वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर सटन एवं बोवेरी ने प्रस्तुत किया। इसका व्याख्या देखते हैं, वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत सटन और बोवेरी ने दिया था। गुणसूत्र क्रोमोसोम का नामकरण W. वोल्डेयर ने 1888 में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? यहाँ पर आनुवांशिकी हो जाएगा। इसका व्याख्या देखेंगे, ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकी लक्षणों के संचरण में योगदान के लिए जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर आनुवांशिक प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेगर जोहान मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवांशिकी का नियम प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर मटर पर। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या दिया गया है, ग्रेगर जोहान मेंडल ने आनुवांशिकी के नियमों को 7 विपर्यासी मटर के पौधों से प्रतिपादित किया था, इसलिए इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसका व्याख्या देखेंगे तो आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है। ये DNA की लंबी श्रृंखला के छोटे खंड हैं। ये आनुवांशिकता की बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती है। प्रत्येक माता पिता से विरासत में मिली होती है। जीन प्रोटीन नामक अणु बनाने के निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। कई जीन एक साथ गुणसूत्र बनाते हैं। मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एलोसोम होते हैं। तो एलोसोम जो होते हैं यहाँ पर लिंग गुणसूत्र होते हैं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों में और पुरुषों में समान और अपने समजात होते हैं। इन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम
कहते हैं। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र स्त्रियों एवं पुरुषों में भिन्न भिन्न होते हैं, जिसे विषम जात गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र या एलोसोम्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पर 46 होते हैं। ठीक है, इसका व्याख्या देखेंगे। गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं, जो सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 के जोड़े में होती है। गुणसूत्रों की संरचना केंद्रक में धागे नुमा होती है। चलिए, अब हम लोग जैव विकास से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए, यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर जैव विकास से संबंधित। ठीक है, चलिए 63 नंबर सवाल है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्यों का निकटतम प्राणी है, तो राइट आंसर हो जाएगा बंदर, ये यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। पूरा विज्ञानियों को मिले अवशेषों के अध्ययन के पश्चात ज्ञात जानकारी के अनुसार विकास की प्रक्रिया में मनुष्यों का निकटतम प्राणी बंदर है, जिसका नाम ऑरेस्टेलिपेथेकस सेडिबा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अफ्रीका की मूल जनजाति कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका की मूल जनजाति जो है ऑस्ट्रेलॉइड है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या दिया गया है, अफ्रीका की मूल जाति ऑस्ट्रेलॉइड है, जिसकी खोज पूर्व प्लेइस्टोसीन युग में मानव का पहला जीवाश्म के रूप में सन 1924 में अफ्रीका के टोंग के चट्टानों से हुई। इसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से अगला सवाल, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो होमोसेपियंस जो है यहाँ पर आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसका व्याख्या देखेंगे, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसका व्याख्या देखते हैं, तो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना चार्ल्स डार्विन ने दी। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ है। जीवन संघर्ष में जो जीव योग्य होता है, वही अनुकूलन करके पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को दर्शाता है। नेक्स्ट है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, वो कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा गैलापागोस द्वीप। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका व्याख्या देखेंगे, गैलापागोस वह द्वीप है जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेस पर जैव विकास का अध्ययन किया था। डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखी है। गैलापागोस द्वीप समूह 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला इक्वाडोर का एक हिस्सा है। इक्वाडोर ने वर्ष 1935 में गैलापागोस को वन्य जीव अभयारण्य तथा 1959 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। वर्ष 1978 में यह द्वीप यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल बना है। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, इसका व्याख्या देखेंगे, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत ब्रिटिश प्रकृतिकवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित किया गया। इन्होंने प्राकृतिक चयन द्वारा जैविक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत पहली बार 1859 ईस्वी में प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में प्रतिपादित किया गया था। ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, तो अब जो है हम लोग यहाँ पर वर्गीकी से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। पहला है 69 नंबर, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, वो कौन सा था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और एवं पोषण की विधि। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका व्याख्या देखेंगे, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है, व्हिटेकर ने वर्ष 1969 में जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकरण किया था।
मोनेरा, पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से अगला सवाल देखेंगे 70 नंबर, जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंश का नाम और जाति विशेषण। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका यहाँ पर व्याख्या देखेंगे तो द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की पद्धति है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लिनियस ने इसका प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक होते हैं, वंशनाम और जाति विशेषण। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से दोनों हो जाएगा। चलिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता जो है यहाँ पर अरस्तु को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए, इसका व्याख्या देखेंगे, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। वह एक महीने दार्शनिक भी थे, एक महान दार्शनिक भी थे। जीव विज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों जीवन तथा लॉक्स स्टडी यानी अध्ययन से मिलकर बना है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था। चलिए, इसके व्याख्या देखेंगे 72 नंबर, यहाँ पर प्रश्न देखेंगे अब हम लोग, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस ने, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे तो वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा कैरोलस लिनियस ने दी थी। द्विनाम पद्धति जीवों, पौधों तथा प्राणियों को नाम देने की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के जीव के नाम के दो घटक या अंग होते हैं, इसलिए इस प्रणाली को द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। नाम का पहला घटक जीन्स, वंश या वर्ग संबंधी तथा दूसरा घटक जातीय नाम होता है। उदाहरण बराबर मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलिए, यहाँ से जो है नेक्स्ट प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण की आधारीय इकाई जाति हो जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका व्याख्या देखते हैं, डी ऑप्शन राइट है। वर्गीकरण की मूल इकाई जाति है। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। कार्ल लिनियस ने प्रजातियों के नामकरण की वैज्ञानिक प्रणाली दी इन्हें, इसलिए इन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। किन्हें? तो कार्ल लिनियस को। नेक्स्ट है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, द्विनाम पद्धति बाइनोमियल निम्नलिखित में से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें दो शब्द या घटक होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से इसका व्याख्या देखेंगे, द्विनाम पद्धति जीवों यानी पौधों तथा प्राणियों के नाम देने की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। 1753 में ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने इसकी शुरुआत की। प्रत्येक प्रकार के जीव के नाम के दो घटक या अंग होते हैं, इसलिए इस प्रणाली को द्विनाम पद्धति कहते हैं। नाम का पहला घटक जीन्स या वंश या वर्ग संबंधित तथा दूसरा घटक जाति संबंध नाम होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस टोरस और आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए यहाँ से जो है नेक्स्ट देखेंगे, जंतु जगत से संबंधित, एनिमल किंगडम से संबंधित। यहाँ से जो है हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से 75 नंबर सवाल देखेंगे, असंपाती जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखेंगे, असंपातु जंतु शार्क का हृदय द्विकक्षीय होता है। ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ घटता बढ़ता रहता है असंपाती जंतु कहलाते हैं, जैसे सरीसृप, उभयचर, मछलियाँ आदि। इन्हें शीतरक्तीय जीव भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे 76 नंबर। 76 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। हृदय में 3 कोष, 2 अलिंद तथा 1 निलय होता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखेंगे, मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग हृदय में 3 कोष, 2 अलिंद और 1 निलय होता है। यह एक बंद परिसंचरण तंत्र है तथा इसके हृदय की दीवार मांसल और संकुचनशील होती है।
इसका हृदय दोहरी झिल्ली द्वारा ढका होता है जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में कौन कीट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका व्याख्या देखते हैं तो मकड़ी एक कीट नहीं है। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों को स्राव को जाला बनाती है। मकड़ियाँ परभक्षी होती है। इनके 8 पैर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीता हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका व्याख्या देखेंगे। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी प्राणी चीता है तथा जमीन पर रहने वाला यह सबसे तेज जानवर है जो कि छोटी सी छलांग 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति प्राप्त कर लेता है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले प्राणी पिग फुटेड वेंडुकुट जो चूहे के जैसा दिखता है भूमिचरों में सबसे छोटे स्तनधारी के रूप में जाना जाता है। इसका वजन लगभग 200 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य एक किस संघ का प्राणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडेटा संघ का। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। मनुष्य ट्रोडेटा संघ का एक स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। इस संघ की स्थापना बेल्फोर ने की थी तथा इस संघ के प्राणी जल, थल तथा वायु तीनों में रहते हैं। इनके मूलभूत एवं अद्वितीय लक्षणों जैसे नोटोकोड, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ग्रस नली, दरारें, पृष्ठभूमि एवं पाचन के परितंत्र पूर्ण विकसित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कतला और रोहू दृष्टांत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेश वाटर फिश का। कतला और रोहू फ्रेश वाटर फिश के उदाहरण हैं। कतला और रोहू कार्प परिवार यानी साइप्रिनिडे वर्ग में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिण एशियाई मीठे पानी की मछलियां हैं। ये उत्तरी भारत जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में नदियों और झीलों में मूलतः पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा से। कीट का संबंध आर्थ्रोपोडा संघ से है। जिन जंतुओं में 3 जोड़ी टांगे, संयुक्त नेत्र, शरीर खंडों में विभक्त होता है, आर्थ्रोपोडा संघ में रखे जाते हैं। उल्लेखनीय है कि प्राणियों में सर्वाधिक जातियां कीट की है। नेक्स्ट है, किस जीव का कबाब पाया जाता है? तो इसका हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पैरामीशियम का। ठीक है, कबाब कुछ जीवाणु और सुकेंद्रित कोशिकाओं में कोशिका के बाहर निकलती हुई एक चाबुक जैसी परिशिष्ट होती है। ठीक है, यह एक कोशिकांग होता है जिससे जीव कोशिका से बाहर का तापमान व रासायनिक परिस्थितियां का बोध होता है। यह पैरामीशियम में पाया जाता है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा में। मोनेरा जगत जीव के एक वर्गीकरण का महत्वपूर्ण अंग है जिसके अंतर्गत सभी जीवाणु, बैक्टीरिया आदि आते हैं। मोनेरा जगत के जीवधारियों के मुख्य लक्षण निम्न हैं। पहला है, इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। दूसरा है, इनकी कोशिका भित्ति अत्यंत सुदृढ़ रहती है। इसमें पॉलीसेकेराइड के साथ एमिनो अम्ल भी होते हैं। तीसरा है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय तथा रिक्तिका भी अनुपस्थित होती है। चलिए यहाँ से अब हम लोग अगला देखेंगे। यहाँ से मिलान करना है, सही उत्तर का चयन करना है मिलान करके। ठीक है, चलिए तो मिलान कर लेते हैं। विशेषताएं और जानवर दिए गए हैं, तो चलिए मिलान करते हैं। पर रहित कीड़ा जो हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर फिश हो जाएगा। चलिए, और यहाँ से देखेंगे उड़ान रहित पक्षी जो हो जाएगी कीवी हो जाएगी। ठीक है, और अंग रहित रेंगने वाला हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सांप हो जाएगा। और अंग रहित पशु हो जाएगी मछली, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, BADC। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका व्याख्या देखेंगे। यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूटपाद से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। अमीबा अपना भोजन कूटपाद या एंडोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को अपना आहार बनाता है। वह अपने भोजन को किसी भी सतह से कूटपाद के द्वारा ग्रहण कर लेता है। जब भोजन उसके संपर्क में आता है
तो वह अपने कूटपादों से उसे चारों तरफ से घेर लेता है और प्यारे नुमा रचना के द्वारा ग्रहण करता है, जिसे खागधानी या रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शार्क। चलिए, तारा मछली संघ इकोइनोडर्मेटा वर्ग का प्राणी है। सिल्वर फिश संघ अर्थोपोडा का प्राणी है। शार्क जो है संघ कोर्डेटा के मत्स्य वर्ग का प्राणी है। व्हेल संघ कोर्डेटा के स्तन वर्ग का प्राणी है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा छिपकली। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। दिए गए विकल्पों में छिपकली स्तनधारी प्राणी नहीं है, जबकि बाघ, व्हेल और चमगादड़ स्तनधारी प्राणी है। इसके वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय, ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान आदि में। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि है, जिनसे बच्चों को पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ जीवों को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलिए यहाँ से जो है अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? चिरडिम्बता जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्राइनोसोमा दर्शाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ से फ्राइनोसोमा जिस सींग वाली छिपकली या हॉर्न टोड के रूप में भी जाना जाता है, चिरडिम्बता दर्शाता है। यह उत्तरी अमेरिका छिपकलियों की एक प्रजाति है, जो यहाँ पर फ्राइनोसोमेटिड परिवार का एक जंतु है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पक्षियों में तेल यानी प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पूंछ के आधार भाग में होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका व्याख्या देखेंगे। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि पक्षियों की पूंछ के आधार भाग पर होती है। यह ग्रंथि तेल का स्राव कर उनकी त्वचा को तैलीय रखती है। इसे यूरोपीगियल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में वसामय ग्रंथियाँ सीबम नामक तैलीय पदार्थ का स्रवण करके उसकी त्वचा को तैलीय बनाए रखती है। नेक्स्ट है, जीव कृमि या एक्नोरवर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलेनोग्लाइसिस का। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। बेलेनोग्लाइसिस को जीव कृमि या एक्नोवर्म के नाम से जाना जाता है। यह हेमीडर्कोड्रेटा संघ का एक प्राणी है, जिसे टंग वर्म भी कहते हैं। इसकी संरचना जो है यू आकार की होती है। इसका शरीर छोटा शंक्वाकार मुंह, कॉलर और एक लंबी प्रोबेसिस में विभाजित होता है। यह अधिकांशतः जल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अमीबा गति करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पदाभू यानी स्यूडोपोडिया के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका व्याख्या देखेंगे। अमीबा पदाभू यानी स्यूडोपोडिया के द्वारा गति करता है। अमीबा प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। यह सबसे साधारण वर्ग जंतु है। इस वर्ग के जंतु अलिंगी या लिंगी दोनों विधियों द्वारा प्रजनन संपन्न करते हैं। नेक्स्ट है, प्रेंकियाज मेढक में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमाशय तथा डिओडियम के बीच में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। मेढक में अग्नाशय का स्थान अमाशय तथा डिओडियम के बीच में होता है। मेढक का अग्नाशय एंजाइमों को स्रावित करने में मदद करता है, जो छोटी आंत में जाता है और भोजन को इंसुलिन के साथ तोड़ने में मदद करता है। अग्नाशय मेढक पाचन तंत्र का हिस्सा है। यह पीत को स्रावित करता है, जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है। मेढक में अग्नाशय संयोजी ऊतकों लॉब्यूल्स लैंगरहैंस की द्विपरिकाओं का बना होता है। अग्नाशय इंसुलिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करता है, जो मेढक के शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। नेक्स्ट है, मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अलिंद और 1 निलय होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। मेढक का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है। ठीक है, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। इसमें ऐसा कोई विभाजन नहीं होता है जो ऑक्सीजन जनित या विऑक्सीजन जनित
रक्त को अलग करता है। इसके दो मुख्य कक्ष हैं, साइनस वेनोसस और जो रक्त प्राप्त करता है, और कोनस आर्टियोसिस, ठीक है, जो रक्त को छोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे एम्फीबियंस जो होता है यहाँ पर जल तथा थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। ऐसे जीव जो जल तथा थल दोनों में समान रूप से रहते थे उन्हें एम्फीबियस यानी उभयचर कहते हैं, जैसे मेढक, टोड आदि की इसके उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अंडा देने वाला स्तनधारी है, तो राइट आंसर हो जाएगा एकीडना। एकीडना अंडे देने वाले स्तनधारी है। स्तनधारी वर्ग को प्रोटोथीरिया या मेटोथीरिया के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है 97 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक मछली नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा रजत मीन, ठीक है। उड़न मीन, चढ़ने वाली मीन, फुफ्फुस मीन मछलियाँ की प्रजातियाँ हैं, जबकि रजत मीन मछली का प्रकार न होकर एक कीट है। नेक्स्ट है शीत निष्क्रियता पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेढकों में। शीत निष्क्रियता वह स्थिति होती है जिसमें जानवर अपनी शारीरिक क्रियाओं को मंद करके सर्दियों के दौरान निष्क्रिय हो जाते हैं। इसमें सरीसृप, मछली, मेढक एवं उभयचर आदि आते हैं। नेक्स्ट है मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमोनोटेलिक के रूप में, ठीक है। टेडपोल मेढक के जीवन चक्र का चरण होता है जब वह अंडे से निकलते हैं और उनके गलफड़े व पूंछ भी होती है। यह एमिनोटेलिक के रूप में अनुकूलित होता है तथा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को घुलनशील अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है, तो यहाँ से राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, इकोडर्मेटा संघ में पाई जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है। इसका व्याख्या देखते हैं, तो ऐसे जीव जिनमें मात्र एक कोशिका ही पाई जाती है एक कोशिकीय जीव कहे जाते हैं। इनका संबंध प्रोटिस्टा जगत से होता है। यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम और तथा लिस्मानिया को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। हाइड्रा एक कोशिकीय जंतु नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सी एक वास्तविक मीन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता मीन, ठीक है। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। दिए गए विकल्पों में डॉग फिश यानी कुत्ता मीन वास्तविक मीन है, ठीक है। जेली मीन, तारा मीन, चांदी मीन, रेजर मीन वास्तविक मीन नहीं है। नेक्स्ट है कैरोटिड लेब्रिंथ का कार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, तो कैरोटिड लेब्रिंथ का कार्य विकल्पों में से कोई नहीं हो जाएगा। कैरोटिड लेब्रिंथ मेढक में रक्त दाब यानी रुधिर के प्रवाह को नियंत्रण करता है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 103 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किए हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, नेक्स्ट यहाँ पर सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर मानव शरीर के इम्पोर्टेंट प्रश्न को कवर करेंगे, जो कि कल के वीडियो में होगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।